नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए प्रीवियस के तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम सांख्य कारिका की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हमने पढ़ा कि यह संसार दुखमय है और इस दुख की निवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। तो दुख एकांतिक और आत्यांतिक रूप से अर्थात पूर्ण रूप से किस प्रकार हमसे दूर हो, इस हेतु पूर्ववर्ती कारिका में सांख्य कारिकाकार ने बताया कि व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ अर्थात पुरुष के विज्ञान का या विवेक ज्ञान के उत्पन्न होने से हमें दुख का आत्यांतिक और एकांतिक रूप से निवृत्ति हो जाती है। तो उस दुख का जो उपाय है व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, तो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ अर्थात पुरुष के स्वरूप को बताते हुए सांख्य कारिकाकार कह रहे हैं कि मूल प्रकृतिर अविकृति महद आद्या प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। मूल प्रकृति अर्थात ऐसा मूल कारण तत्व जिसका अन्य कोई कारण नहीं हो। अविकृति अर्थात अविकार है, अर्थात किसी अन्य कारण तत्व का विकार या कार्य नहीं है। महत आद्या महत आदि सप्त यानी 7 ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति विकृतयः, प्रकृति अर्थात कारण भी है किसी के और विकृतयः यानी कार्य भी है किसी के, अर्थात वे स्वयं किसी से उत्पन्न भी हो रहे हैं और स्वयं किसी को उत्पन्न भी कर रहे हैं। षोडशकस्तु विकारः, 16 का समुदाय ऐसा है जो विकार केवल मात्र कार्य ही है। पुरुषः, लेकिन जो पुरुष यानी जो आत्मा है, न प्रकृति ही न तो किसी का कारण है और न विकृति न ही किसी का कार्य है। प्रकृति का यहाँ मूल शब्द ये है कि उपादान कारण को माना है। सांख्य जो है वो केवल 2 ही तत्व मानता है, जिसमें से एक जड़ तत्व है और दूसरा चित्त या चैतन्य तत्व है। जड़ तत्व तो जगत का उपादान कारण है और उपादान कारण को प्रकृति शब्द के द्वारा यहाँ बताया गया है, और सांख्य उपादान कारण के लिए मुख्यतः प्रकृति शब्द का ही प्रयोग करता है। फलतः सांख्य की भाषा में जड़ तत्व जगत का उपादान कारण है। इस बात को इस रूप में कहा जाता है कि जड़ तत्व जगत की प्रकृति है। इस प्रकार प्रकृति शब्द मूलतः किसी तत्व या पदार्थ का वाचक न होकर उपादान कारण का एक ऐसा पर्यायवाची शब्द मात्र है जिसको सांख्य ने उपादान कारण के लिए मुख्यतः प्रयुक्त किया है। उपादान कारण एक आपेक्षिक शब्द है, अर्थात किसी तत्व या पदार्थ को उपादान कारण निरपेक्ष रूप से नहीं कह सकते, अपितु किसी की अपेक्षा से ही कह सकते हैं। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, घड़े का कारण है, तो उपादान रूप में हमने मिट्टी ली तो मृतिका को या मिट्टी को हम घट की अपेक्षा से उपादान कारण कहा है। उक्त प्रकार से जब किसी पदार्थ को उपादान कारण कहा जाता है तब उसकी अपेक्षा रखने वाले उसके प्रतियोगी को कार्य कहा जाता है। तो यहाँ सांख्य ने विकार को कार्य कहा है या विकृति अर्थात कार्य कहा है। तो कार्य न कह के उन्होंने विकृति शब्द का प्रयोग किया है या विकार शब्द का प्रयोग किया है। फलतः प्रकृति और विकृति जो शब्द है यहाँ सांख्य ने उपादान कारण और कार्य शब्दों के समान सापेक्ष शब्दों का प्रयोग किया है। सापेक्ष इसलिए कहा है कि एक ही पदार्थ कारण भी हो सकता है और कार्य भी हो सकता है। उदाहरण के लिए काष्ठ या लकड़ी अपने से बनी चौकी, पलंग, कुर्सी आदि वस्तुओं की अपेक्षा से प्रकृति है अर्थात उपादान कारण है और अपने मूल वृक्ष की अपेक्षा से विकृति है।
और वृक्ष है वो भी अपने से उत्पन्न होने वाले काष्ठ की अपेक्षा से तो प्रकृति हो गई, क्योंकि वृक्ष से वह लकड़ी उत्पन्न हुई है, किंतु अपने मूल बीज या अंकुर या उसका जो बीज है उसके कारण वह स्वयं जो है उसका कार्य हो गया, अतः वह विकृति हो गया। इस प्रकार प्रत्येक जो पदार्थ है इस संसार में वह प्रकृति भी है और विकृति रूप भी है, किंतु इन पदार्थों में से किसी की भी जो प्रकृति हो उसकी क्या प्रकृति है, फिर इस प्रकृति की भी क्या प्रकृति है, इस क्रम में चलते चलते अंत तक किसी तत्व को एक ऐसी प्रकृति मानना पड़ता है जिसकी फिर अन्य कोई प्रकृति अथवा स्वयं जो वह मूल प्रकृति हो। तो सांख्य अपने द्वारा जो माने गए तत्व है उसमें जड़ तत्व को मूल प्रकृति मानता है। जैसा कि इस फ्लो चार्ट में आप देखिए कि मूल प्रकृति अर्थात वह जो जड़ तत्व है उससे ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, समस्त पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। मूल प्रकृति वह सबका मूल कारण है और उससे ऊपर अर्थात उसका कोई मूल कारण नहीं है, अतः उसे मूल प्रकृति कहा है। इसी जड़ तत्व को प्रस्तुत कारिका में भी मूल प्रकृति कहा है। प्रकृति शब्द यहाँ पर जैसा कि पूर्व में अपन ने चर्चा की उपादान कारण का पर्यायवाची शब्द है, तो मूल प्रकृति शब्द भी किसी तत्व का वाचक न होकर केवल मूल उपादान कारण के अर्थ का द्योतक है। किंतु यह क्योंकि सांख्य मूल प्रकृति तत्व को स्व अभिमत जड़ तत्व की परम प्रमुख विशेषता मानता है, इसलिए उसने इस विशेषता को प्रमुख रूप से व्यक्त करने के उद्देश्य से इसके आधार पर स्व अभिमत जड़ तत्व का मूल प्रकृति के रूप में नामकरण कर दिया है। तो इस प्रकार सांख्य जो है वो दो तत्व मानता है, जड़ तत्व और चित्त तत्व। और इस फ्लो चार्ट में अपन देखें कि किस प्रकार एक ही तत्व जो है वह प्रकृति है और विकृति भी किस प्रकार से है। तो जैसा कि हमने पढ़ा मूल प्रकृति और अविकृति, जो प्रारंभ में मूल प्रकृति दी है, अव्यक्त जिसे कहा है यानी वह सूक्ष्म रूप में है इसलिए अव्यक्त कहा है, तो वह मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है महत। तो अव्यक्त या मूल प्रकृति तो हो गई उपादान कारण, उस उपादान कारण से कार्य रूप में या विकार उसका क्या हुआ महत। इस महत तत्व से फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई है। तो महत तत्व जो है वह मूल प्रकृति का तो कार्य हो गया और स्वयं जो है कारण हो गया अहंकार का। तो महत आद्या सप्त, महत आदि 7 अर्थात महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये जो 7 पदार्थ है ये प्रकृति विकृतयः, ये प्रकृति भी है किसी की और विकृति भी है अर्थात कार्य भी है कारण भी है। जैसे महत है वह कार्य है मूल प्रकृति का लेकिन अहंकार का वह कारण है, इसी प्रकार अहंकार है वह कार्य है महत का और लेकिन पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन, इनका यह मूल कारण भी है। लेकिन पंच तन्मात्राएं जो है इनमें से वह कारण भी है और कार्य भी है। पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्राएं हैं। इन पंच तन्मात्राओं के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये पंच तन्मात्राएं स्वयं कारण है पंच महाभूतों के, लेकिन स्वयं जो है वो उत्पत्ति भी कर रही है, इसलिए पंच महाभूत उसके कार्य हो गए। पंच तन्मात्राएं कारण हो गई लेकिन अहंकार का यह कार्य हो गया। तो इस प्रकार महत आद्या सप्त, महत आदि 7 पदार्थ है वो प्रकृति और विकृति दोनों हैं। षोडश कस्तु विकार, 16 ऐसे पदार्थ है जो केवल विकार है, विकार यानी कार्य है केवल। 16 देखो इस फ्लो चार्ट में पुनः, मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इनसे कोई भी तत्व उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसके बाद पंच तन्मात्राओं से जो पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, तो पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये हो गए 16 पदार्थ। इन 16 पदार्थों से फिर कोई अन्य पदार्थ उत्पन्न नहीं हो रहा है, अतः ये जो 16 का समुदाय है यह केवल कार्य ही है, विकार अर्थात कार्य ही है। लेकिन पुरुषः, ऊपर पुरुष जो लिखा हुआ है अर्थात चेतन तत्व, जो आत्म तत्व, जीव जिसे कहा है,
न प्रकृति न तो किसी का कारण है, न विकृति न ही किसी का कार्य है। इस पुरुष से न तो किसी की उत्पत्ति हो रही है, न पुरुष स्वयं किसी का कार्य है। पुरुष है वो चैतन्य है और यह किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार इस कारिका में सांख्य शास्त्र अभिमत जो 25 तत्व है, उन 25 तत्वों में से कौन से जो है वह कारण है, कौन से कार्य है और कौन से केवल मात्र कारण और केवल मात्र कार्य है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सांख्य शास्त्र के ग्रंथ में जो सांख्य अभिमत तत्व है उनका वर्णन करने के अवसर पर कहीं केवल प्रकृति और पुरुष के रूप में 2 तत्वों का परिगणन किया जाता है, वहीं प्रकृति के साथ उसकी 23 विकृतियों को भी लेते हुए 25 तत्वों का परिगणन कर लिया जाता है, जैसा कि प्रस्तुत कारिका में किया गया है। और कहीं व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ अर्थात पुरुष के रूप में 3 की चर्चा की जाती है, जैसा कि पूर्व कारिका में हमने व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् के रूप में की है। इसी प्रकार सांख्य जो है मूलतः केवल 2 तत्व मानता है, द्वैतवादी दर्शन कहते हैं इसे। 2 तत्व मानता है, जड़ तत्व और चित्त तत्व। जड़ तत्व अर्थात जो प्रकृति है और चित्त या चैतन्य तत्व है वह पुरुष है। इन्हीं दोनों के संयोग से संपूर्ण सृष्टि बनती है।